हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है 6.5 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ क्या हुआ था? कैसे एक ही झटके में डायनासोर की पूरी प्रजाति का विनाश हो गया था। जो डायनासोर करोड़ों साल तक पृथ्वी पर आराम से रह रहे थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य जमा कर रखा था, चारों तरफ उनका ही वर्चस्व था, उनका एक दिन में खात्मा कैसे हो गया? केवल बच गए छोटे जानवर जिन्होंने खुद को किसी तरह इस आपदा से बचा लिया था। कुछ ने जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर शरण ली थी, तो कोई दूर आसमान में उड़ गया था। उस समय 95% जीवों की प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल आया कि क्या वाकई में डायनासोर का अंत उस एस्टेरॉइड की वजह से हुआ था? आइए एक बार फिर से डायनासोर के उस अंत की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। क्या हुआ था उस विस्फोट के ठीक कुछ समय बाद, और क्या हुआ आखिरी डायनासोर के मरने के बाद? डायनासोर के अंत से जुड़े कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हमें उस समय के हालात पता होंगे। डायनासोर के अंत के 10 मिनट बाद क्या हुआ था? इंडिया में मौजूद डेक्कन ट्रैप्स माउंट रेंज, लोकलो वेस्टर्न घाट या सह्याद्री के नाम से जैसे जाना जाता है, वह हमेशा से दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ने यह माना है कि डायनासोर के अंत का कारण कोई मेटेराइट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वोल्केनिक एरप्शन था। कुछ वैसा एरप्शन जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट बन गए। वेस्टर्न घाट असल में 2 किलोमीटर मोटे और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बेसाल्ट रॉक्स के लेयर बने हैं, और ये रॉक्स लावा के ठंडे होने से बने हैं। जब ड्रैगन ट्रैप्स की अलग अलग जगहों की रॉक सैंपल की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि ठीक 6.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी ठीक उसी समय के हैं जब डायनासोर का अंत हो रहा था। वॉल्केनो एरप्शन तो आज के समय में भी होते हैं, लेकिन उनसे किसी स्पीसीज का मास एक्सटिंक्शन नहीं होता। तो फिर डेक्कन ट्रैप्स इतने विशाल क्यों हैं? इनका अध्ययन करना इतना ज़रूरी क्यों है? आज के समय वाले वोल्केनो ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ही तबाही मचा पाते हैं। जैसे 1815 में इंडोनेशिया का माउंट तंबोरा जब हटा था, तब वह सबसे डेंजरस इरप्शन होने के बावजूद भी सिर्फ 20 किलोमीटर के ही एरिया को इफेक्ट कर पाया था। तो ऐसे वोल्केनो जिसने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई, सोचो वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसा डस्ट और टॉक्सिक गैसेस के हद तक भर सकता था। हालांकि साइंटिस्ट का यह मानना है कि वोल्केनो एरप्शन एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि 4 अलग अलग वेव में हुआ था, और इसका पता 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जियो क्रोनोलॉजिस्ट विलियर्सन और उनकी टीम ने दिया था, जहां उनके अनुसार इन 4 इवेंट्स वोल्केनिक एरप्शन में जो सबसे पहला एरप्शन था वो डायनासोर के विलुप्त होने के भी 2.5 मिलियन ईयर्स से पहले हुआ था। बाकी के 3 डायनासोर के विलुप्त होने के बाद। लेकिन पहले एरप्शन को लेकर यह थ्योरी है कि इस एरप्शन ने एटमॉस्फेयर में इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल और टॉक्सिक गैसेस को भर दिया होगा, ज़्यादातर बड़े डायनासोर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची और उनकी संख्या घटना शुरू हो गई, यानी उनके दिन घटने शुरू हो गए। लेकिन ये थ्योरी कितनी भी कॉन्विंसिंग क्यों ना हो, ज़्यादातर साइंटिस्ट आज भी मेटेराइट वाली स्ट्राइक को ही फेवर करते हैं, क्योंकि कुछ छोटी स्पीसीज जैसे टर्टल और एंड सिस्टर्स जैसे क्रोकोडाइल ही जिंदा बच पाए, सारे जीव नहीं। यहाँ पर सारे छोटे जीव कैसे एक्सटेंड हो गए, और क्या सिर्फ ये क्रोकोडाइल और टर्टल्स बचे? अगर मेटेराइट वाली थ्योरी को सच मान लेते हैं तो उस समय मेटेराइट स्ट्राइक के समय वो मंजर कैसा रहा होगा? आज से 6.5 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर चौड़ा मेटेराइट अर्थ के अंदर दाखिल हुआ। उसका वायुमंडल से टकराव इतना जबरदस्त था कि उसके एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुए, जिसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि प्लेनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फट गए थे। एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते ही 5 सेकंड में के अंदर ये मेटेराइड मैक्सिको के कटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर में जाकर गिरा। जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजन वाला हैवी मेटेराइड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धरती से टकराया, तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़बरदस्त था कि उस समय उस जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसको आज हम चिक्स सुलभ क्रेटर कहते हैं। ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर एक 20 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। इससे आपको पता लग गया होगा कि इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, और साइंटिस्ट के अनुसार इतनी एनर्जी 1500 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज़ को पिघलाने के लिए सक्षम थी, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ तक नहीं बची थी। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि उस मेटेराइट के कुछ टुकड़े तो चांद तक पहुँच गए थे, और जो नहीं पहुँचे थे वो वापस अर्थ की ग्रेविटी में आकर आग के गोले बनकर फिर से बरसने लगे। इन सब की वजह से कुछ सेकंड में टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने सरक गए कि
पूरे प्लेनेट पर मैग्नेटिया ज़मीन पर रहने वाले जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, लेकिन कुदरत का ये वहशी रूप कोई जानवर झेल नहीं पाया और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी से 30% जीव खत्म हो चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए थे, लेकिन साथ ही वह यह सोच रहे थे कि वह बच गए। पानी में रहने वाले जीव जीत से पहले का जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी बाकी था। वह नहीं जानते थे कि यह तबाही से पहले का सन्नाटा है। टेररिस्ट जीवों की मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मेटेराइट इम्पैक्ट और वोल्केनो की वजह से हवा में उड़ते छोटे छोटे पत्थर जलते ओलों की तरह ज़मीन पर बरसने लगे थे। लावा और जलते ओलों ने पूरे जंगलों में आग लगा दी थी। ज़मीन और आसमान में रहने वालों के लिए अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। इस समय हमारी पृथ्वी को नीला गोला नहीं लग रहा था, बल्कि एक लाल गोले की तरह दिखाई दे रही थी, जिसमें आग लगी हुई थी, जिसमें धुआं उठ रहा था। ये वो मंजर था जब हमारी पृथ्वी से 50% से भी ज़्यादा जीव खत्म हो चुके थे। टॉक्सिक गैसें बादल बनकर एसिड रेन फॉर्म करके वापस बरसने लगे। इस समय समुद्र जीव भी जान चुके थे कि अब वो नहीं बचने वाले। इस हाईली टॉक्सिक पानी की वजह से समुद्री जीव मरने लगे थे और कुछ जीव गहरे पानी की ओर तैरने लगे। लेकिन मीटर से जन्मे सुनामी उनके लिए हर कदम पर मुसीबतें पैदा कर रही थी। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पृथ्वी पर अब तक 65% जीवन खत्म हो चुका था। यह उस दिन नहीं हुआ जिस दिन मेटेराइट ने स्ट्राइक किया था, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने का मंजर तो स्ट्राइक के 4 से 6 महीने के बाद शुरू हुआ था। यानी पूरी पृथ्वी पर भूकंप, वॉल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर और ज़मीन से लावा निकलना अब लगातार शुरू हो चुका था। बर्फ़ के पिघलने और सुनामी की वजह से एक अच्छी चीज़ भी हुई थी। हर जगह जो आग लगी हुई थी वो बुझने लगी थी और बचे हुए जीवों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल गया। हालांकि डस्ट और गैसेस ने पृथ्वी को एक बड़ी चादर की तरह ढक लिया था। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए बचे कुछ पेड़ पौधे भी मर रहे थे। जिसके बाद वो मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी जीव ने नहीं की होगी। सन ब्लॉक होने की वजह से सारे जीव फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं, जिस पर पूरा फूड चेन डिपेंड करता है। प्लांट धीरे धीरे करके मरने लगे। इससे पूरा फूड चैनल कोलैप्स हो गया था, यानी कि चारों तरफ भूखमरी आ गई थी। पेड़ पौधे बचे नहीं थे और जो पेड़ पौधों पर डिपेंड जीव थे, अब उनके लिए भी जानवर नहीं थे। इसलिए पूरा फूड चेन सिस्टम खत्म हो चुका था। यह बची कुची कसर थी जो साल भर चली बर्फ़ की बारिश ने पूरी कर दी थी। सूरज ब्लॉक होने की वजह से पृथ्वी का तापमान पूरा नीचे गिर चुका था और पृथ्वी जैसे किसी स्नो बॉल की तरह दिखाई दे रही थी। पृथ्वी के जीवों और पेड़ पौधों ने काफ़ी कुछ सहा था, लेकिन पृथ्वी पर जीवन फिर से पनपा। पेड़ पौधों के रूप में देखते देखते पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से हरी भरी दिखाई देने लगी और लौट आए छोटे छोटे मैमल्स जो अपनी गुफा के अंदर किसी तरह जिंदा बच गए थे। एक बार फिर से यही मैमल्स जिन्होंने ज़मीन के अंदर शरण लेकर अपने जीवन को बचाया था, वही हमारे पूर्वज हैं और यहीं से एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन को बचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत यदि किसी जीवों ने की है तो वो यही मैमल्स थे। दोस्तों, यह वही जीव थे जो बाद में कई चेंजेस हुए और हम लोग जो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, और इंसान तो केवल 5 मिलियन साल पहले ही दुनिया में आए हैं और वो भी अलग अलग रूप में। आज का असल इंसान तो कुछ साल पहले ही पृथ्वी पर आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।